हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पैट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम कंप्लीट पॉलिटी जो है कवर करेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस जो है टोटल पॉलिटी के वो हम एक ही वीडियो में पूरी कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो में मैंने सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट कवर किए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान जो भारत का संविधान है, इसकी जो बेस एक तरह से अगर हम देखें तो जब 1757 की जो प्लासी की युद्ध होती है जिसमें अंग्रेज जो है जीत जाते हैं, और फिर 1764 का जो बक्सर का युद्ध होता है उसमें भी अंग्रेज जीत जाते हैं। इसके बाद से जो है अंग्रेज़ों का ये एक तरह से निर्णायक जीत रहता है, जिसके बाद से उनका इंडिया के ऊपर एक तरह से शासन पूरी तरह जम जाता है। और अब यहाँ से जो है 1764 के बाद वो भारत पे रूल के लिए अब जो है नीति बनाने लगते हैं, नियम निकालने लगते हैं, कानून बनाने लगते हैं। अब ये नियम कानून एक तरह से जो है बिल के थ्रू पारित होने लगते हैं और धीरे धीरे जो है संविधान का फॉर्म लेने लगते हैं। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट एक्ट थे जो शुरू शुरू में आए थे? सबसे पहले आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो है पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है 1781 का, फिर 1784 का आता है पीट्स एक्ट, और 1793 का चार्टर एक्ट आता है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आता है 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से यहाँ से बर्खास्त कर दिया जाता है। यहाँ से व्यापार करने के लिए व्यापार को उनकी पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है। बट एक चीज़ पे उनकी मोनोपोली रहती है, किस पे? चाय के व्यापार पे, और चीन के साथ व्यापार पे उनकी मोनोपोली रहती है, उसको नहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, फिर 1833 का चार्टर एक्ट आता है, और उसके बाद जो है 1853 का चार्टर एक्ट आता है। इस बीच में पूरे जो 4 चार्टर एक्ट आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे कंपनी का शासन खत्म हो जाता है। अब यहाँ पूरा का पूरा शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1857 की जो महान क्रांति होती है उसके बाद से ब्रिटिशर्स को लग जाता है कि अब जो है कंपनी के हाथ में शासन देने लायक नहीं है, तो इसके बाद से कंपनी का शासन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब आती है भारत शासन बनाने वाली एक्ट। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से जो है क्राउन का शासन हो जाता है, तो अब वो भारत शासन एक्ट बनाती है पहली। इसमें जो जितने भी गवर्नर जनरल या ये सब जितने भी पोस्ट थे ये सब हटा के अब एक नया पोस्ट आता है, भारत का राज्य सचिव। क्वेश्चन में बनता है अगर कि भारत का राज्य सचिव किस एक्ट के थ्रू आया है, तो वो है 1858 का भारत शासन एक्ट। ठीक है, इसके बाद से अब भारतीयों को धीरे धीरे जो है शासन में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि अब भारतीय जो है आवाज़ उठा रहे होते हैं कि हमारे देश में हमारा ही कोई अधिकार नहीं है, यहाँ की चीज़ों में हमारी संसद में हमारा ही अधिकार नहीं है, ये सारी चीज़ें होने लगी थी। तो 1861 का जो है भारत परिषद एक्ट आता है, जिसमें बनारस के राजा और पटियाला के राजा फिर सर दिनकर राव ये लोग को विधान परिषद में जो है एज अ मेंबर सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, फिर 1873 का एक्ट आता है, उसके बाद से 1892 का जो एक्ट आता है, और फिर धीरे धीरे जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है 1909 की जो एक्ट आती है भारत परिषद अधिनियम जो आती है, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। इसमें खास क्या हुआ था कि सांप्रदायिक चुनाव ये शुरू हो गया था। ठीक है, धर्म के आधार पर चुनाव शुरू हो गया था और पृथक प्रतिनिधित्व भी शुरू हो गई थी। पूछता है सांप्रदायिक चुनाव के जनक कौन है, तो लॉर्ड मार्ले। ठीक है, उसके बाद से 1919 का, यहाँ कट गया थोड़ा सा, 1919 का फिर आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, इसमें खास क्या होता है कुछ कि महिलाओं को जो है भारत में वोट देने का अधिकार मिलता है। ठीक है, क्योंकि उसके पहले जो है वुमेन आर नॉट अलाउड। ठीक, फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है, जो कि कभी लागू नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये टोटल रहता है जो कि संविधान बनने के पहले जो है ये सारी चीज़ें इंडिया में हुई रहती हैं। पर एक बात बता देती हूँ मैं कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में मैंने देखा है तो इनमें से क्वेश्चन नहीं देखे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो उसमें ये चीज़ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट हाँ मुझे ये था कि इंट्रोडक्शन कवर करना है इसका कि कैसे शुरू हुई हैं चीज़ें, तो बताना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। अब स्टार्ट होती है एक्चुअल में कि संविधान का बनना कैसे शुरू होता है।
देखिए, सबसे पहले आता है संविधान बनाने में संविधान सभा, जो कि 1946 के कैबिनेट मिशन से आता है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं, क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और E.B. अलेक्जेंडर। ये 3 लोग जो हैं इंडिया का संविधान बनाने के लिए इंडिया में आते हैं और यहाँ के जो उस वक्त वरिष्ठ नेता रहते हैं उनसे बात करते हैं कि क्या ये प्रस्ताव आपको कबूल है कि हाँ, इस बेस पे हम अब इंडिया का संविधान बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस वक्त जो है इंडिया की कंडीशन ही ऐसी थी, जो है अलगाव की स्थिति, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो अब धीरे धीरे संविधान सभा बनता है। उसके बाद से संविधान सभा में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट समितियाँ कौन सी हैं और उनके अध्यक्ष कौन से होते हैं, ये हम देख लेते हैं। तो संचालन समिति के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हैं, और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष नेहरू जी रहते हैं, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, और प्रारूप समिति तो मतलब बहुत बार ये पूछा है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन रहते हैं? अंबेडकर रहते हैं। और संघ समिति के अध्यक्ष जो है JL नेहरू रहते हैं, मतलब जवाहरलाल नेहरू। और जो फंडामेंटल राइट और अल्पसंख्यकों के संबंधित परामर्श समिति जो रहती है, उसके भी अध्यक्ष जो हैं सरदार पटेल रहते हैं। इसमें 3 लोगों का नाम तो याद रखना है कि सरदार पटेल हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं और राजेंद्र प्रसाद हैं। तो इस तरह से याद किया जा सकता है। और संविधान सभा में टोटल महिलाओं के कितने मेंबर रहते हैं? तो 15 महिलाएं रहती हैं। और ST के मेंबर कितने रहते हैं? 33 मेंबर रहते हैं। ठीक है, संविधान सभा की मुख्य बात यह है कि ये 11 दिसंबर 1946 को एक तरह से इसमें जो है राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, ये इसके अस्थाई अध्यक्ष बन गए थे। ठीक, और सभा की कार्यवाही जो है कब से शुरू हुई थी? 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 से सभा की कार्यवाही शुरू हो जाती है। कार्यवाही किस चीज़ के लिए? संविधान बनाने के लिए। संविधान सभा है तो संविधान ही बनाएगी। ठीक है, संविधान बनाने का कार्य अब शुरू होता है। शुरू कैसे होता है? नेहरू जी का जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसको आज प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बना है कि जो प्रस्तावना है आज के समय में कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उसका जो उद्गम है वो क्या है? तो वो नेहरू जी का वही उद्देश्य प्रस्ताव जो कि उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को सभा में लाई रहती है, उसी से जो है आया है। ठीक है, 22 जनवरी 1917 को जो है, सॉरी यहाँ 47 होगा, 17 मैंने लिख दिया, 47 है। 1947 को जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव अब स्वीकार कर लिया जाता है और उसके बाद से कार्य जो है आगे प्रोसीड होती है। प्रारूप समिति जो है, प्रारूप समिति जो एक तरह से बना रही है सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो है कितने मेंबर रहते हैं? तो 7 मेंबर रहते हैं। ये कब बनी रहती है? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनती है। ओके, प्रारूप समिति के सदस्य बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 7 मेंबर रहते हैं। इसके अध्यक्ष जो है अंबेडकर रहते हैं। और इसमें कौन कौन है? एक A.K. स्वामी अय्यर हैं और A.G. स्वामी अय्यंगर, तो इनको आप अय्यर अय्यंगर करके याद रख सकते हैं। और एक मुंशी हैं, फिर सादुल्ला हैं, और एक हैं माधवराव। इनकी डेथ जब हो जाती है बीच में ही, तो BL मित्र इनकी जगह आते हैं। और फिर खेतान जी की भी डेथ हो जाती है, तो T.T. कृष्णामाचारी इसकी जगह आते हैं। ठीक है, आप छोटा सा ट्रिक बना के इसको याद रख सकते हैं, लाइक ऐसे A3 में क्या हो जाएगा? अंबेडकर, A.K. स्वामी अय्यर, फिर अय्यंगर जी हो जाएंगे। फिर आप KT याद रख सकते हो, मतलब कि मुंशी हो गए, KM मुंशी, यहाँ से T.T. कृष्णामाचारी हो गए। फिर S और कौन बच रहा है इसमें? B। ठीक है, BL मित्र और सादुल्ला। मैं बस ऐसे ट्रिक बता रही हूँ कि अगर आपको इस तरह से याद करना हो तो। ठीक है, संविधान सभा का जो समय बनने में संविधान कितना समय लगा था, ये भी कई बार पूछा गया है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टोटल समय लगा था। ठीक है, और संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। ये पारित जो हुआ था ये लागू नहीं है, लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुई थी, बट पारित उसके कुछ अनुच्छेद वगैरह जो हैं उस दिन पारित हुए थे। ठीक है, जो कि शासन को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी थे। ठीक है, संविधान जब बनी थी तो उस समय जब पारित हुई थी तो उस समय कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, और जिस दिन पारित हुई, मतलब लागू नहीं, सिर्फ पारित हुई थी, तो उस दिन खुद ही से जो है अनुच्छेद कुछ 15 आर्टिकल जो हैं उस दिन क्या हो गए थे? पारित हो गए थे, जिसमें आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 60, 324, 366, 367, 378,
380, 388, 391, 92, 93 और ये सारे जो है आर्टिकल स्वतः लागू हो गए थे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी आर्टिकल थे। ठीक है, और बाकी जो होल कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ये सारे फैक्ट थोड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संविधान की अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी और राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे 24 जनवरी 1950 को। और भारत का राष्ट्रगान जो है जन गण मन, ये 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। तो ये तीनों मैंने एक साथ इसलिए लिखा है कि ये तीनों फैक्ट एक ही डेट को हैं, तो इसे याद करने में आसानी होगी। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान लागू होता है उसी दिन राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया। 3 जनवरी माउंटबेटन योजना के तहत जो है देश का बंटवारा होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया जो एक तरह से भारतीय संविधान की जो विशेषताओं में सबसे स्टार्टिंग की चीज़ें थी, जो परिचय था एक तरह से। अब हम विशेषताएं देख लेते हैं। भारत का संविधान कैसा संविधान है? लिखित संविधान है और पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, जैसे लिखित संविधान हमें कहाँ देखने को मिलता है? और भी अमेरिका में देखने को मिलता है और ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित है। ठीक है, इस समय जो भारत में है 465 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, 12 अनुसूची, 25 भाग और 465 अनुच्छेद हैं। ठीक है, भारत का संविधान किसी एक जगह से, एक चीज़ से नहीं बनाया गया, बहुत सारे देशों के संविधान को देखने के बाद बनाया गया है। इसी बारे में अम्बेडकर ने बोला है कि भारत का संविधान निर्माण विश्व भर के सभी संविधान को छानने के बाद हुआ है। ठीक है, और इसका अगर बेस की बात करें तो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, ठीक है, उसी पे बेस्ड है एक तरह से कहीं ना कहीं जो भारत का संविधान है। ठीक है, संविधान का जो दार्शनिक भाग है, कभी कभी तो क्वेश्चन पूछता है दार्शनिक भाग किसको कहते हैं? तो जो हमारा मूल अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट और राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी DPSP, इन दोनों को मिला के भारत का दार्शनिक भाग कहते हैं। ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट है वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, और जो DPSP है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक है, DPSP मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, संविधान का जो राजनीतिक भाग है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और संविधान को कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंडमेंट करने का जो पार्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। और संसद के दोनों सदनों की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, जो संयुक्त बैठक होती है लोकसभा राज्यसभा की, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता ये टर्म आते हैं जो, ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस के संविधान से लिया है। ठीक है, इक्वलिटी, फ्रीडम, इक्वलिटी और फैटर्निटी, ये चीज़ें। ठीक है, और जो प्रस्तावना में न्याय की बात होती है, लाइक सोशल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, पॉलिटिकल होना चाहिए। ठीक, ये कहाँ से लिया है? तो ये हमने लिया है रसिया से लिया है, USSR से। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं? फंडामेंटल ड्यूटी। और ये तीनों तरह के जो जस्टिस हैं ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने रसिया से लिया है। ठीक है, और भारत का जो संविधान है वो कठोर और लचीला इन दोनों के बीच में है, ना ही कठोर है ना ही लचीला है। ठीक है, और कठोर संविधान जो बहुत ही हार्ड है उसको संशोधित ही नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल है, वो कहाँ का है? अमेरिका का। और जहाँ पे बहुत ईजी है संशोधन करना वो कहाँ का है? ब्रिटेन का। ठीक है, पर भारत का संविधान दोनों का मिला जुला रूप है। ओके, और भारत के संविधान की खासियत क्या है? एकात्मकता। मतलब हमारा जो देश है, भले ही इसमें 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये जब चाहे निकल जाएंगे, मतलब ये जब चाहे अलग हो सकते हैं देश से, ऐसा कुछ नहीं है। भारत एकात्म, इसलिए कुछ एकात्मकता वाली भी जो है फीचर इंडिया के संविधान में डाली गई हैं। जैसे सशक्त केंद्र, अगर केंद्र और राज्य में कुछ अनबन होती है तो केंद्र जो है क्या होगा? प्रभावी होगा, डोमिनेट करेगा। ठीक है, और हमारे देश का पूरा एक संविधान होना, ना कि अमेरिका की तरह अलग अलग राज्य का अलग अलग होना। ठीक है, हमारे यहाँ एकल नागरिकता का टर्म है और हमारा देश, हमारा संविधान जो है धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। सभी धर्मों को आराम से उनको अपने धर्म को जो है निर्वाह करने की मंजूरी है, वो किसी भी तरह से अपने धर्म को जो है निभा सकते हैं जैसे भी वो चाहते हैं। हमारे यहाँ की जो
न्यायपालिका है, जो सिंगल जुडिशरी एक तरह से कह सकते हैं, पावरफुल जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट वो, और यूपीएससी का होना, अखिल भारतीय सिविल ये होना, और उसके बाद से आपातकाल को हम एकात्मकता में क्यों लेते हैं, क्योंकि जब आपातकाल आती है तो उसमें राष्ट्रपति शासन लग जाता है और ऑटोमेटिक जो है सारे के सारे स्टेट वो सेंटर के अधीन हो जाते हैं, मतलब उनके अंतर्गत कार्य करने लगते हैं। नाउ सेंटर इज द बिगेस्ट पावर, ठीक है। और आपातकाल की अगर बात करें तो आपातकाल 3 तरीके से लग जाता है। 3 तरीके से कैसे लगता है? एक तो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, मतलब पूरे देश में ये आपातकाल होता है, ये आर्टिकल 352 के तहत होता है, ठीक है। और एक स्टेट इमरजेंसी होती है, जो राज्य आपातकाल होता है, वो या तो 356 के तहत होता है या तो 365 के तहत होता है, ठीक है। फिर एक होती है वित्तीय आपातकाल, ये भी पूरे देश में लग सकती है, तो ये 360 आर्टिकल 360 के अंतर्गत होता है। तो ये भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। और क्या इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की? तो हमारा जो संविधान है वो किस रूप में है? संसदीय स्वरूप है इसका, ना कि हेरिडेटरी सिस्टम, राजा वाला सिस्टम हमारे यहाँ नहीं चलता। हमारे यहाँ कैसा है? लोकतंत्रात्मक सिस्टम है, ठीक है। और ब्रिटेन में कैसा सिस्टम है? वहाँ तो हेरिडेटरी सिस्टम है, मतलब कि वहाँ उत्तराधिकारी वाला सिस्टम है। हमारे इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम वेस्टमिंस्टर सरकार भी बोलते हैं, ठीक है, वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट भी बोली जाती है। और हमारे यहाँ की जो जुडिशरी है वो पूरी तरह से फ्री है। कहें तो जुडिशरी के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है, कोई भी सरकार, कोई भी संसद इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकती है। जुडिशरी का क्रम देखें तो सबसे आगे क्या होता है? सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, उसके बाद से जितने सबऑर्डिनेट कोर्ट वगैरह होते हैं ये सब, ठीक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे खासियत क्या है कि जो फंडामेंटल राइट जो सारे नागरिकों को मिला है, उनका मूल अधिकार, इनका हनन होने पे वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। उनको सुप्रीम कोर्ट में जाके अर्जी लगाने की पूरी आज़ादी है आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार का हनन कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक। और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की एक और खासियत डीपीएसपी, जो क्या बात करती है कि वेलफेयर स्टेट, ठीक है, कल्याणकारी राज्य की बात करती है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य और त्रिस्तरीय जो सिस्टम है, ट्रायल सिस्टम जो है, मतलब कि सेंटर है, देन स्टेट है, देन विलेज सिस्टम, ये सिस्टम इंडिया की खासियत है, ठीक है। और हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जो 1900 इसमें एक और ख़ास बात क्या है कि 1989 का जो 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसमें जो राइट टू वोट जो एज थी वो 21 से जो घटा करके 18 कर दी गई थी। तो ये भी कई बार पूछा है कि जो वोट देने का जो एज है 21 से 18 किया गया है, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी किस संविधान संशोधन के थ्रू किया गया है? तो वो है 1989 का 1989 का 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब हम शुरू करते हैं। एक प्रस्तावना टॉपिक जो था ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, इससे क्वेश्चन कुछ बने हैं, ठीक है। प्रस्तावना जो है इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें 3 वर्ड जो बाद में ऐड किए गए, ये कई बार पूछता है कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। ये प्रस्तावना में बाद में ऐड हुआ था। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था? तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू ये ऐड हुआ था, ठीक है। प्रस्तावना में 4 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही 4 फैक्ट हैं। तो भारत के संविधान का अधिकार स्रोत क्या है? भारत का संविधान का अधिकार स्रोत क्या है? भारत के लोग, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक हैं, ठीक। और भारत की प्रकृति कैसी है? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था हमारे यहाँ की है, डेमोक्रेसी सिस्टम है हमारे यहाँ। हमारे संविधान का उद्देश्य कैसा है? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ठीक है। और संविधान लागू होने की जो तिथि थी 26 नवंबर 1949, मतलब पारित होने की तिथि, ठीक है। तो ये 4 फैक्ट प्रस्तावना में दिए गए हैं। और प्रस्तावना कहाँ से निकल के आता है? तो ये वही वाला है जो नेहरू जी ने जो है एज अ उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे, जो संविधान सभा जब निर्मित हुई थी उस टाइम में, उसी से प्रस्तावना निकल के आया है। और यही क्वेश्चन कई बार आपके
यूपी SSSC पेट वाले एग्ज़ाम के थ्रू पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो हमने प्रस्तावना पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये आपके पार्ट 3 में आता है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35, आर्टिकल 12 to 35 में जो है फंडामेंटल राइट के बारे में दिया हुआ है। इसको भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट एक तरह से भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनके अधिकार की सुरक्षा की गारंटी है। ठीक है, ये इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर किसी नागरिक के अधिकार का हनन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है ये। एक खास बात क्या है कि जब आपातकाल लगती है, ठीक है, आपातकाल के दौरान जो है आर्टिकल 20 और 21 जो कि फंडामेंटल राइट के हैं, इनको छोड़ के बाकी सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो निलंबित कर दिए जाते हैं, निरस्त कर दिए जाते हैं। पर हाँ, उसमें भी अगर जो आर्टिकल 19 है, जो फंडामेंटल राइट, वो कब निरस्त होता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध या फिर विदेशी आक्रमण के तहत होता है। अगर देश में युद्ध हो गया है, वार हो गया है, या फिर कोई फॉरेन अटैक हो रहा है, उस केस में अगर इमरजेंसी लगती है तब आर्टिकल 19 निरस्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। बाकी जो सशस्त्र विद्रोह के थ्रू भी जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, उसमें आर्टिकल 19 निरस्त नहीं होता है। देखिए, आपको समझ में नहीं अगर आ रहा है, मैं बता रही हूँ। अगर इमरजेंसी जो लगती है वो 3 केस में लगती है, या तो देश में युद्ध हो गया हो, या तो विदेशी आक्रमण हो गया हो देश में, या तो देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो गया है। ठीक है, ये 3 केस हैं राष्ट्रीय आपातकाल लगने के 352 के थ्रू। बट अगर इन 2 केस के थ्रू राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तभी आर्टिकल 19 निरस्त होगा, नहीं तो नहीं निरस्त होगा। ठीक है, जब इसके थ्रू लगता है तो नहीं निरस्त होगा, यही खास बात थी। अब हम इसके आर्टिकल देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं आर्टिकल 14 से 18। देखिए, जो आर्टिकल 12 और 13 है, उसमें आर्टिकल जो 12 है वो स्टेट के बारे में बताता है। ठीक है, मतलब मूल अधिकार के हनन जो होते हैं किसी भी राज्य के थ्रू अगर किया जाता है तो वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो है उसकी जो है जांच की जाएगी। तो वहाँ पे जो राज्य शब्द यूज किया गया है, उसी राज्य शब्द में कौन कौन आएगा, आर्टिकल 12 वही बताता है कि राज्य शब्द का मतलब कोई राज्य नहीं, जैसे उत्तराखंड, यूपी, इस टाइप की चीज़ें नहीं। राज्य का मतलब यहाँ है कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी ऐसा सिस्टम, कुछ भी ऐसा चीज़ जो कि है किसी भी नागरिक के अधिकार का हनन कर रहा है, तो वो राज्य की कैटेगरी में आ जाता है। और आर्टिकल 13 जो है उनके बारे में जुडिशियल रिव्यू की पावर रखता है। ठीक है, अब हम देखते हैं 14 से 18। आर्टिकल 14 to 18 जो है, इसमें आर्टिकल 14 जो है ये कानून के सामने सभी समान हैं और कानून की विधि जो है सबके ऊपर समान रूप से लगती है और कानून विधि का संरक्षण ये बताता है। आर्टिकल 15 जो है ये बोलता है कि देश में धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म, मतलब कि आपका जो रिलीजन है, आपका जो वंश है, आपका जो सेक्स है, आपका जो बर्थ प्लेस है, इसके बेसिस पे आपसे कोई भी जो है असमानता नहीं कर सकता है, कोई भी आपके साथ जो है भेदभाव नहीं करेगा। ये सिक्योर करता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 बोलता है लोक नियोजन में अवसर, मतलब कि आपको जॉब में किसी भी तरह से जो है पार्शियलिटी नहीं की जाएगी, आपके साथ जो है जॉब की अवसर की आपको भरपूर समानता दी जाएगी, मतलब इसमें कोई भी जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का अंत, मतलब जो छुआछूत वाला जो सिस्टम पहले चलता था उस चीज़ का अंत करने के लिए जो है आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 18 बोलता है कि सेना या फिर विद्या संबंधी लाइक प्रोफेसर वगैरह जो चीज़ें होती हैं, इन दोनों क्षेत्र को छोड़ के किसी भी क्षेत्र में सारे के सारे उपाधियों का अंत कर दिया गया, मतलब आप कोई भी टैग लगा के नहीं घूम सकते हैं। ठीक है, अब वो उपाधि कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी उपाधि आप नहीं लगा सकते हैं, जैसे पहले राजा महाराजा इस टाइप की चीज़ें चलती थी ना, वो उपाधियों का अंत जो है आर्टिकल 18 बोलता है। ठीक, अब हम आर्टिकल 19 से 22 देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें बोला है, आर्टिकल 19 बताता है कि वाक अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, वृत्ति का सुरक्षा, मतलब कि आप कहीं पर भी आराम से बात कर सकते हैं, किसी भी सम्मेलन में भाग ले सकते हैं, किसी भी संघ में जा सकते हैं, कहीं पर भी
व्यापार कर सकते हैं, मतलब कहीं भी आप जा सकते हैं, मतलब इस स्टेट से उस स्टेट, इंडिया में चारों तरफ कहीं भी घूम सकते हैं। निवास आप कहीं भी इंडिया में रह सकते हैं, और वृत्ति की सुरक्षा, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, आपके व्यापार की पूरी सुरक्षा होगी, आपके बिजनेस की पूरी सुरक्षा होगी। तो ये आर्टिकल 19 जो है इन सारी चीज़ों की बात करता है। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि अपराध की दोष सिद्धि में संरक्षण, मतलब कि जब तक आपका अपराध जो है सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आपके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा जुडिशियल सिस्टम के थ्रू। ठीक है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब एज ए इंडिविजुअल जो है आपको अपने देश में अपनी दैहिक स्वतंत्रता, अपने निजी चीज़ों को जो है उनकी फ्रीडम की, आपको जो प्राइवेट फ्रीडम आपको पूरी तरह से दी गई है। आप कैसे रहना चाहते हो, आप कहाँ पे रहना चाहते हो, उस चीज़ की आपको पूरी फ्रीडम है आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 21A, ये मतलब इतनी बार पूछा है, बहुत ज़्यादा पूछा है ये क्वेश्चन, कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ठीक है, किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 21A, पिछली बार भी पूछा था ये शायद। तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 22 क्या कहता है कि कुछ केस में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, मतलब कुछ केस मान लीजिए उसमें है ऐसा कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए बाय रूल, तो उस चीज़ को लेके आपको सेफ्टी दी जाती है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24। ठीक है। ये क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है कि बलात् श्रम का प्रतिषेध, मतलब आप किसी से जबरन काम नहीं करा सकते हैं, उसका मन है तभी वो काम करेगा। ठीक है। ये चीज़ें आर्टिकल 23 के तहत हैं। और आर्टिकल 24 स्पेशली बच्चों के लिए है कि कारखानों में पहले क्या होता था, बच्चों से लोग काम कराते थे, वो भी अंडर 14 वाले बच्चों से। ठीक है। तो ये पूरी तरह से इसका जो है प्रतिषेध करता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 25 से 28, इसमें धर्म की स्वतंत्रता, मतलब रिलीजन को लेकर पूरी तरह से आपको फ्रीडम दी गई है। ठीक है। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि आप जिस भी तरह से मानना चाहें अपने धर्म को मान सकते हैं, उनका प्रचार कर सकते हैं। आर्टिकल 26 क्या कहता है कि आपको धार्मिक कार्य का प्रबंधन, मतलब आप कुछ भी, जैसे आपका धार्मिक कार्य, जैसे लोग जगराता करते हैं या फिर कुछ भी, मतलब ऐसा, तो वो सब आप आराम से कर सकते हैं। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि धर्म के बारे में, करों के समुदाय के बारे में, मतलब आप जो भी टैक्स वैक्स उसमें देते हैं, चंदा वंदा लेते हैं, जो भी कुछ ऐसा करते हैं, तो आर्टिकल 27 में वो चीज़ें हैं। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि किसी भी एजुकेशनल सिस्टम, मतलब जहाँ पे पढ़ाई होती है, कोई स्कूल है, कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे पढ़ाई का काम होता है, शिक्षा का काम होता है, वहाँ पे धर्मों को लेके क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या वहाँ धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, क्या किसी स्पेशल धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, तो इन सब से रिलेटेड जो है आर्टिकल 28 में प्रावधान किए गए हैं। ठीक। आर्टिकल 29 से 30 में जो है संस्कृति और शिक्षा से संबंधित है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं, माइनॉरिटी होती है, उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा की बात 29 में की गई है, और वो लोग अपना जो है शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, अपने प्रशासन से संबंधित चीज़ें कर सकते हैं। इसकी बातें जो है आर्टिकल 30 में की गई हैं। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत किसी भी बंदे का अगर पॉलिटिकल राइट, मतलब सॉरी, फंडामेंटल राइट हनन होता है, तो वो डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकती है। रिट बोले तो 5 तरह के अधिकार हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब जो भी चीज़ें उसको प्रस्तुत करो हमारे सामने, फिर परमादेश, मतलब ये आदेश देते हैं, और प्रतिषेध, मतलब क्या होता है कि हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट अगर अपने क्षेत्र के बाहर कार्य करते हैं तो उसको रोकना। ठीक है। फिर उत्प्रेषण, मतलब कि हाई कोर्ट जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट को सूचना दे, ये चीज़ें, और अधिकार परीक्षा, मतलब वारंट के द्वारा चीज़ों को प्रोसीड करना। ठीक है। तो आर्टिकल 32 में आप स्पेशली बस ये याद रखिए कि आर्टिकल 32 में किसी का फंडामेंटल राइट अगर उसको हनन करता है कोई, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक, ये चीज़ है। आर्टिकल 33 क्या कहता है कि कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, ना कि विधानमंडल को। ठीक। जो राज्य स्तर पे जो विधानमंडल है वो कानून नहीं बनाएगा, कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। ठीक है। और आर्टिकल 34 बोलता है कि मार्शल लॉ लागू होने पर मूल अधिकार जो है निरस्त हो जाते हैं। ठीक है। आर्टिकल 35 क्या कहता है
कि संसद को कुछ विशेष अधिकार है मूल अधिकार प्रभावी करने के लिए। मतलब वो कहीं पर भी इसको लेके कुछ स्पेशल चेंजिंग करना चाहता है, कहीं पे प्रभावी करना चाहता है, तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 35 के अंदर है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ें बस संसद कर सकता है, ना कि विधानमंडल। और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एक बहुत मशहूर केस है, कह सकते हैं, इससे फंडामेंटल राइट को एक अलग ही ऊंचाई मिल गई थी, वो है केशवानंद भारती केस। ठीक है, 1973, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, में भी पूछ सकता है। तो केशवानंद भारती केस 1973 किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट से। हमने फंडामेंटल राइट खत्म कर लिया, अभी हम डीपीएसपी देखते हैं। ठीक है, डीपीएसपी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ग्रेनविल ने इसको बोला है ये संविधान की मूल आत्मा है। ठीक, और भारत के संविधान में भाग 4 यानी पार्ट 4 और आर्टिकल 36 to 51 में इसका जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, अंबेडकर ने इसको बोला कि ये विशेषता वाला तत्व है, और फंडामेंटल राइट के साथ डीपीएसपी को जो है भारत की आत्मा, संविधान की आत्मा और दर्शन बोला गया है। ठीक है, जैसे दार्शनिक भाग अभी इसके पहले मैंने बताया था ना, तो इन्हीं दोनों को बोला जाता है। इसका एक तरह से एम क्या है? डीपीएसपी व्हाट वांट, ये चाहती है कि हमारा जो देश है उसमें सारे राज्य जो हैं वेलफेयर हो, कल्याणकारी राज्य हो। ठीक है, राज्यों का चहुमुखी विकास हो। ठीक है, सर्वांगीण विकास हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, एवरीथिंग। इसको डीपीएसपी को समझने के लिए 3 पार्ट में मतलब उसको हम समझते हैं। पहला समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत। ठीक है, समाजवादी सिद्धांत में हम कुछ आर्टिकल है वो देख लेते हैं। तो समाजवादी सिद्धांत में पहला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 38, उसमें लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। और आर्टिकल 39 में जो है इसका उद्देश्य है कि नागरिकों के जो जीविका साधन, मतलब उनकी जॉब वगैरह की चीज़ें हैं, और भौतिक संसाधन का सम वितरण, मतलब धन का जो है सम वितरण होना चाहिए, सभी के में बराबर धन का वितरण होना चाहिए, इसीलिए टैक्स लगता है। ठीक है, फिर समान वेतन, मतलब महिला और पुरुष को समान वेतन मिलना चाहिए। फिर कर्मकारों के स्वास्थ्य का ध्यान, मतलब कि जो लोग काम करते हैं, जो लेबर हैं, जो भी वर्कर हैं, उनके स्वास्थ्य को भी आप ध्यान दो, ऐसा नहीं उनसे बराबर काम कराते रहो, उनके स्वास्थ्य का ध्यान न दो। ये सारी चीज़ें 39 में हैं। ठीक है, और बालकों के स्वास्थ्य का विकास, ठीक है, बालकों का विकास और उनके स्वास्थ्य का विकास, ये चीज़ 39 में दी गई है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ठीक है, बालकों के स्वास्थ्य और विकास किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 39। ठीक है, इक्वल जस्टिस, मतलब लोगों के साथ समान जो है न्याय होना चाहिए, और जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाए। तो फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाए, ये चीज़ किस में बोली गई है? आर्टिकल 39A में। और ये मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर में कई बार ये क्वेश्चन देखा है कि 39A में क्या है, तो ये है कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना। ठीक है, और लोक सहायता संरक्षित करने की बात आर्टिकल 41 में की गई है। ठीक, और काम की जो न्याय संगत दशा, मतलब कहीं भी कोई वर्क प्लेस है तो उस पर जो वर्कर्स के लिए सही कंडीशन होनी चाहिए काम करने की, और प्रसूति सहायता का प्रबंधन, ये आर्टिकल 42 में है। ठीक, और लेबरर को जो है निर्वाह मजदूरी, मतलब उनका जो है वेतन जो है, और उनके बढ़िया जो है लाइवलीहुड का ध्यान देना, फिर उनके सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर को जो बढ़ाना, ये सारी चीज़ें जो हैं आर्टिकल 43 में दी हुई है। और ये क्वेश्चन भी, ये आर्टिकल के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, फिर जो बिजनेस मैनेजमेंट में जो लेबरर होते हैं उनका पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करना, उनके कर्मकारों के भाग लेने को इम्प्रूव करना, ये किस में है? आर्टिकल 43A। ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक, और जीवन जो लाइवलीहुड है उसको, उसमें स्वास्थ्य स्तर को जो है सुधार करना, और पोषाहार जो भोजन का स्तर है वो लोगों में, गरीबों में सुधार करना, ये आर्टिकल 47 में। ठीक, तो ये हमने समाजवादी सिद्धांत देख लिया है। अब हम गांधीवादी सिद्धांत देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, और ये पिछली बार शायद पूछा हुआ है, पंचायत गठन की बात किसमें की गई है? आर्टिकल 40 में। ठीक है, और इसमें इनमें बोला गया कि इनमें स्वायत्त शक्ति देनी चाहिए कि पंचायत खुद से अपना काम कर सके। कुटीर उद्योग और सहकारी उद्योग को बढ़ावा देने की बात आर्टिकल 43 में की गई है। ठीक है, और सहकारी समिति, लोकतांत्रिक निमंत्रण और बिजनेस मैनेजमेंट की बात, ठीक है, व्यवसाय जो प्रबंधन की बात जो है आर्टिकल 43B में की गई है। ठीक है, SC ST और बैकवर्ड क्लास के लिए उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों के विकास और सामाजिक और अन्य शोषण से सुरक्षा,
ये वाली बात किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 46 में, ठीक है। और नशीली दवाओं और पदार्थों के प्रयोग पर प्रतिबंध, ये आर्टिकल 47 में है, ठीक है, 47 में। और जितने भी हमारे गाय फिर और भी दुधारू पशु होते हैं, उनकी पशु बलि पे जो है रोक और उनकी जो देसी नस्ल है उसमें सुधार की बात जो है आर्टिकल 48 में की गई है। तो एक बात ध्यान दें कि जितने भी गांधी जी के जितने भी सिद्धांत है उसमें जो है गांव, फिर पंचायत, फिर पशु, इन्हीं सारी चीज़ों की बात की गई है, तो इससे थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं इंटेलेक्चुअल वाले में, उदार बौद्धिक सिद्धांत में। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये किसमें किया गया है? आर्टिकल 44 में। इसका एक ट्रिक मैं बताती हूँ, ये एक समान सिविल संहिता है ना, तो समान मतलब ये 4 और 4 समान है ना, इससे आप याद रख सकते हैं कि 44 समान, बस ऐसे ही बता रही थी। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, ये आर्टिकल 45 में है। ये पूछा था ये किस में है? तो DPSP में है, नीति निदेशक तत्व में, ठीक। और आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से कृषि और पशुपालन को इम्प्रूव करना, ये आर्टिकल 48 में है। और पर्यावरण सुरक्षा और वन्य जीव की रक्षा करने की बात जो है आर्टिकल 48A में है, ये भी कई बार पूछा गया है। और जितने भी हमारे राष्ट्रीय महत्व की सभी ऐतिहासिक संस्मारक हैं उन सब की सुरक्षा, जैसे ताजमहल हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब बातें जो हैं किस आर्टिकल में? आर्टिकल 49 में, ठीक है। राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, मतलब कि जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव सिस्टम से अलग है, पृथक है, ये चीज़ आर्टिकल 50 में है, ठीक। और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात जो है आर्टिकल 51 में की गई है। ये हमने DPSP के सारे आर्टिकल्स देख लिए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल क्या है वो मैं बता देती हूँ। आर्टिकल जो कि 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 का, उससे जुड़े हुए जो नए आर्टिकल है वही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, 43A और 48A, ठीक है। और उसी तरह से 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से जुड़ा एक आर्टिकल है 38, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 86 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2002 का हुआ था, ठीक है, जिससे आर्टिकल 45 को बदला गया, ठीक है। और क्या लाया गया इसमें? आर्टिकल 45 में क्या लाया गया फिर? ये जो 14 वर्ष के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा वाली बात है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि आर्टिकल 45 जो है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है, तो वो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के थ्रू, ठीक है। ओके, आर्टिकल 36 और 37 में क्या कहा गया है कि राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है और आर्टिकल 37 में बोला गया है कि DPSP जो है गैर न्यायोचित है, मतलब कि ये जुडिशियल नॉन जुडिशियल है, मतलब अगर कोई राज्य, ठीक है, इसको नहीं फॉलो करता है तो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, तो ये क्या है? ये नॉन जुडिशियल है, ठीक है। कोई भी सरकार इसको जो है लागू करने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसा किस में कहा गया? आर्टिकल 37 में कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है ये ख़त्म कर लिया है, ठीक है, DPSP कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम पे, संसदीय प्रणाली, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसद जो होता है, संसद का मतलब क्या होता है? संसद जिसमें कि लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और प्रेसिडेंट होते हैं, यानी राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? संसद बनता है। और इंडिया में कैसा सिस्टम चलता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम भी चलता है, ठीक है। एक राष्ट्रपति सिस्टम भी होता है, राष्ट्रपति शासन भी होता है, जो कि अमेरिका में चलता है, ठीक है। उसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमारे केंद्र और राज्य सब में चलता है। और किस आर्टिकल में देखने को ये मिलता है? तो जो केंद्र का शासन जो है, जहाँ पे केंद्र में पार्लियामेंट्री सिस्टम आर्टिकल 74 और 75 के तहत है, और राज्य में आर्टिकल 163 और 164, 163 और 164 में है, ठीक है। संसदीय व्यवस्था क्या होती है? देखिए, 3 चीज़ें होती हैं। एक एग्जीक्यूटिव होती है, यानी कार्यपालिका होती है, एक जुडिशरी होती है, यानी न्यायपालिका होती है, और एक आपकी क्या होती है? विधायिका होती है, यानी लेजिस्लेटिव होती है।
ये 3 चीज़ों से मिलकर पूरा संसद चलता है। ठीक है, इसको हटा दें हम तो केवल एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ जो है कोऑर्डिनेशन से काम करती हैं। ठीक है, कोऑपरेट करके। कार्यपालिका जो है अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसी को हम संसदीय व्यवस्था करते हैं। ठीक है, कोई भी भावी सरकार जो इस वक्त है वो उसी का कार्यपालिका होता है, मतलब उसी का शासन चलता है, तो उसका शासन वो पूरी तरह से विधायिका के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा। विधायिका अगर उससे कोई सवाल जवाब करती है तो उसको उसका आंसर देना होगा कि आपने ये कैसे किया, क्या किया, ये सारी चीज़ें। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, संसदीय व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन में कार्यपालिका उत्तरदायी नहीं होती है जैसा कि अमेरिका में है, उनसे कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकता है। और हमारे यहाँ जो मॉडल है उसको वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। ये कई बार पूछता है वेस्टमिंस्टर मॉडल इंडिया में है या कहीं और है, या फिर ये इसका क्या मतलब है, तो ये संसदीय प्रणाली को ही वेस्टमिंस्टर मॉडल बोला जाता है। कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार जो कि संसद जो कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, अब हम इसकी कुछ खासियत देख लेते हैं। राष्ट्रपति जो इसमें होता है वो केवल नाम का अधिकारी होता है, एक तरह से कह सकते हैं। एग्जीक्यूटिव में केवल इनके साइन की ज़रूरत होती है, बाकी जो रियल वो होता है, रियल कार्यकारी जो होता है, एग्जीक्यूटिव जो होता है, वो तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में आर्टिकल 74 में जो है सब कुछ दिया हुआ है, और 74 में ये भी मेंशन है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है। ठीक है, और संसद की क्या व्यवस्था, संसद की क्या खासियत है, बहुमत शासन। मतलब संसद में जो भी पार्टियां होती हैं उसमें एक दल जो लोकसभा में जिसकी बहुत सारी सीटें, जो बहुमत में होता है सीट में, वही सरकार बनाता है। ठीक है, और बहुमत में अगर जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को राष्ट्रपति पीएम चुनता है, प्रधानमंत्री चुनता है, उसी की आगामी सरकार होती है। और यदि कम सीट होती है तो ये अलाउंस है कि 2 पार्टियां मिल करके जो है एक राजनीतिक दल बना सकती हैं, एक साथ 2 पार्टियां गठबंधन कर सकती हैं। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं। और सामूहिक उत्तरदायित्व, मतलब कि मंत्रियों का जो संसद के प्रति उत्तरदायित्व होना, ये सबसे हमारे यहाँ की खासियत बात है संसदीय व्यवस्था की। ठीक है, ये बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ इसीलिए क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन में पूछता है कि संसदीय प्रणाली का अर्थ क्या है। मतलब कि मंत्रियों का संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति, विधायिका के प्रति क्या होना, रिस्पॉन्सिबल होना, उत्तरदायी होना। ठीक है, आर्टिकल 76 में क्या है कि लोकसभा संसद के प्रति उत्तरदायी है। ठीक, दोहरी सदस्यता मतलब क्या है कि कोई भी मंत्री, ठीक है, वो संसद का सदस्य कोई भी मंत्री जो है कार्यपालिका व विधायिका दोनों का मेंबर होता है। ठीक है, मतलब कि बिना संसद का मेंबर बने वो मंत्री नहीं बन सकता, या उसको या तो एलएस का होना चाहिए, लोकसभा का, या फिर राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, अदरवाइज वो मंत्री नहीं बन सकता है। ठीक है, सरकार की जो व्यवस्था होती है उसमें प्रधानमंत्री नेतृत्व करते हैं, ये लीडर होते हैं। और प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का सत्तारूढ़ नेता होता है, संचालन करता होता है, ये सब चीज़ें तो हम जानते ही हैं। और मंत्रियों को गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक, और जो लोकसभा उसका विघटन जो है राष्ट्रपति कब करता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पे। ठीक है, प्रधानमंत्री के कहने पे, क्या समझ लीजिए राष्ट्रपति एक तरह से नाम के हैं, केवल साइन मार्क के लिए, प्रधानमंत्री इसलिए काम करते हैं, ये तो सब जानते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। इसमें क्या है कि देखिए जो हमारी पूरी ये तीनों सिस्टम है, विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय, ये पूरी सेंटर और स्टेट में विभाजित है। जैसे कि हम जानते हैं 28 राज्य है इस वक्त और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसमें इन तीनों सिस्टम को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए ये रिलेशनशिप होते हैं कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर कोऑपरेट करके काम करें। ठीक है, जुडिशरी का इसमें कोई मतलब नहीं होता, जुडिशरी पावर बटी नहीं है, जुडिशरी पावर सेंटर के लिए भी वही है, स्टेट के लिए भी वही है। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, ये बात कह रही हूँ मैं। अब हम देखते हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में जो है 3 तरह के संबंध हम खासियत पढ़ते हैं। एक तो विधि संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप, और एक फाइनेंशियल। ठीक है, तो इसके आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा, कुछ आर्टिकल हमको देखने पड़ेंगे, ज़्यादा जरूरी है। देखिए पार्ट 11 में जो है जो विधायी संबंध है 245 से 255 में है, प्रशासनिक संबंध 11 में जो है 256 से 63 में है, और वित्तीय संबंध जो है ये भाग 12 में है, पार्ट 12 में है, और 268 से 293 में है। अब इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जिससे कि क्वेश्चन बनते हैं।
आर्टिकल 249 जो है, इसमें क्या है कि जो राज्य सूची के विषय हैं उसके बारे में केवल राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख के जो है संसद कानून बना सकता है। वैसे राज्य सूची के जो भी विषय हैं उसके बारे में कानून कौन बनाता है? ऑब्वियस सी बात है, राज्य बनाता होगा। पर कभी कभी नेशनल सिक्योरिटी या फिर राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख के जो है संसद भी बना सकता है। तो किस आर्टिकल के तहत बनाएगा वो? 249 के तहत। आर्टिकल 265 जो है, इसमें अंतर्राज्यीय नदियाँ, मान लीजिए कोई ऐसी नदी है जो कि 2 स्टेट को काट रही है, तो अब इसमें दोनों स्टेट आ गए ना। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो है न्याय निर्णय वाली व्यवस्था, जो अंतर्राज्यीय नदियों संबंधी जो व्यवस्था होती है, उस विवाद को सॉल्व करने के लिए 262 होता है। आर्टिकल 262 के तहत प्रावधान है। आर्टिकल 263 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद, जैसे नदी का मामला है वैसे कोई और भी प्रशासनिक मामला हो सकता है 2 स्टेट के बीच में, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम कौन से आर्टिकल को देखते हैं? आर्टिकल 263 में ये सारी चीज़ें हैं। आर्टिकल 265 में क्या है कि जो भी नियम है, जो भी विधि है, उसके प्राधिकार के बिना आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, करों का अधिरोपण नहीं किया जा सकता है, टैक्स नहीं लगाया जा सकता है बिना नियम कानून के। 265 में है। 275 में क्या है कि कुछ स्टेट को जिनको ज़रूरत है, जब स्टेट को सेंटर जो है जो भी ग्रांट देता है, जो भी अनुदान देता है, वो सारी चीज़ें 275 में है। और 280 जो है वित्त आयोग का प्रावधान करता है, फाइनेंशियल। ठीक है, 250 भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे राज्य सूची के किसी विषय पे आपातकाल के समय में जब संसद कुछ कानून बनाती है, तो वो सारी चीज़ें आर्टिकल 250 में। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का जो आता है ये लिस्ट, 1 मिनट, इस लिस्ट से आपका जो 2021 का जो पेपर हुआ था पेट का, उसमें जो है दोनों शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो जो संघ सूची है, उस संघ सूची में कुछ ये विषय होते हैं, उसको हमको ध्यान रखना है। ये बहुत पूछता है आपके में स्टेट लिस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन, तो स्टेट लिस्ट तो बिल्कुल रट जाइएगा। ठीक है, तो संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं? विदेश मामले, जितने भी फॉरेन अफेयर होते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, हाँ, फिर पोस्टल बैंक जो होते हैं, डाकघर, बचत बैंक, फिर शेयर मार्केट, बैंकिंग, बीमा, फिर डिफेंस, रेलवे, ये सारी चीज़ें जो है यूनियन लिस्ट में आती हैं, संघ सूची में आती हैं। ठीक, संघ सूची में थोड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लग रही थी, मैंने लिख दिया इंग्लिश में। एटॉमिक एनर्जी भी इसी में आती है, नेशनल रिसोर्स भी इसी में आते हैं, व्यापार और जनगणना, सेंसस, इसी में आती है। किसमें? यूनियन लिस्ट में। ठीक है, अब हम स्टेट लिस्ट देख लेते हैं। स्टेट लिस्ट में क्या क्या आती हैं? ये वाला क्वेश्चन आपके में पूछा था जो पब्लिक हाइजीन वाला है। ठीक है, पब्लिक स्वास्थ्य वाला। तो लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, भूमि सुधार, प्रति व्यक्ति कर, ठीक है, कृषि और गैस, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? राज्य सूची में आती हैं। ठीक है, और समवर्ती सूची जो कॉन्करेंट लिस्ट है, उसमें कौन कौन सी आती हैं? आर्थिक नियोजन, योजना आयोग, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा वन। देखिए शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा वाला किस में आता है ये पूछता है। तो शिक्षा किस में है? देखिए समवर्ती सूची में वन भी, समवर्ती सूची में विद्युत, दंड प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें किस में है? विद्युत मतलब बिजली वाला सिस्टम, तो ये किस में है? समवर्ती सूची में है। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आई होप सो आएगा ही पक्का। ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप से कुछ समितियां जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे राजमन्नार समिति, डेट या सन याद रखिए, सन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुछ इसके बारे में डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो राजमन्नार समिति कब आई थी? 1969 में। सरकारिया कब आई थी? 1983 में। और पुंछी आयोग कब आई थी? ये हाल ही में है, 2007 में आई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 3 समितियाँ मैंने डाली है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने रख दी यहाँ पर। अब थोड़ा सा ये तो वैसे नहीं पूछा है कहीं पर, फिर भी आपके सिलेबस में इसलिए यहाँ पे डाल दिया है मैंने। राष्ट्रपति शासन, वही जो मैंने भी बताया कि संसदीय शासन एक तो था जो हमारे वहाँ है, उसी तरह से राष्ट्रपति शासन भी होता है जो कि अमेरिका में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति जो है सेंटर और स्टेट दोनों का हेड होता है, और इसका जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति की एक कैबिनेट भी होती है जो उसकी हेल्प करती है शासन चलाने में। राष्ट्रपति कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, जैसे हमारे यहाँ उत्तरदायी होते हैं हम। ठीक है, राष्ट्रपति का जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं, मतलब कि जैसे यहाँ पे क्या है, लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करता है ना प्रधानमंत्री के कहने पे, पर वहाँ पे ऐसा नहीं है, वो नहीं कर सकता है विघटन। ठीक, और अमेरिका में शासन का जो है मतलब वहाँ पे सेंटर और स्टेट की पावर बटी हुई होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं संसदीय सिस्टम, संसदीय व्यवस्था जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम,
कुछ इसके इम्पोर्टेंट जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे विधायिका और कार्यपालिका के बीच में सामंजस्य, ये इसकी एक तरह से मेरिट बोल सकते हैं, इसकी गुण है, ठीक है, कि ये दोनों मिलके ही काम करती हैं। उत्तरदायी सरकार का होना, ये भी हमारे लिए प्रॉफिट की बात है, जिससे कि सरकार जो है क्या करेगी, तानाशाही नहीं कर सकती है। अगर वो रिस्पॉन्सिबल है, उससे कोई सवाल जवाब करेगा तो तानाशाही नहीं करेगी, ठीक है। निरंकुशता वही चीज़ कि मतलब वो तानाशाही नहीं करेगी। फिर ऑप्शनल सरकार की व्यवस्था, मतलब एक सरकार अगर गिरती है तो दूसरी पार्टी तैयार है, वो चीज़, ठीक है। व्यापक प्रतिनिधि, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के मेरिट्स हैं। और डीमेरिट्स क्या होती हैं? देखिए, अस्थायी सरकार है हमारे यहाँ, जैसे कि मान लीजिए अगर पार्टी गिर गई, ठीक है, पार्टी गिर गई तो तुरंत सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सरकार खत्म। तो एक तरह से अस्थायीपन दिखता है। नीतियों का अनिश्चित, मतलब जो सरकार आएगी, नई नई पॉलिसी आएगी, पुराने वाले पॉलिसी को ख़त्म कर देगी। तो एक तरह से नीति भी, कोई भी नियम जो है निश्चित तौर पे ज़्यादा टाइम के लिए रह नहीं पाते हैं। तीसरी की शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध, मतलब शक्तियों का विभाजन नहीं है। एक तरह से कहीं कहीं ये होता है कि सेंटर के अंदर सब कुछ है, स्टेट अपने मन से नहीं कर सकता है कुछ कुछ चीज़, वो वाली बात है, ठीक है। ये यहाँ पे हमने संसदीय सिस्टम पूरा ख़त्म कर लिया, ठीक। अभी हम चलते हैं फेडरल सिस्टम में। फेडरल का मतलब क्या है? इंडिया की खासियत क्या है, इंडिया की खासियत क्या है कि इंडिया इज ए फेडरल, मतलब इंडिया जो है समूह नहीं है। इंडिया राज्यों के बीच में समझौतों का जो है परिणाम नहीं है, बल्कि इंडिया इज ए व्हाट, इंडिया राज्यों का संघ है, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट है इंडिया, ठीक है, ऐसा आर्टिकल 1 में बोला गया है, ठीक है। जो हमारे भारत का संघीय व्यवस्था है वो कनाडाई मॉडल पे आधारित है। ये भी आप याद रख सकते हैं कि कौन से देश से लिया गया है, ये तो कनाडा मॉडल से लिया गया है। इसमें यह है कि राज्यों का संघ का मतलब है कि कोई भी राज्य जब मन करे संघ से अलग नहीं हो सकता है, पर अमेरिका में है ऐसा, ठीक है, वो जब मन करे अलग हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे समझौते पे आधारित है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। इंडिया में क्या है कि सारे के सारे राज्य जो है एक सूत्र से बंधे हुए हैं, ठीक है, यही इंडिया की खूबसूरती भी है एक तरह से, ठीक। और हमारे यहाँ संघीय सिस्टम में क्या देखने को मिलता है कि इसमें जो है शक्तियाँ जो है, जो पावर्स हैं संविधान की, वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट। हाँ, क्या होता है कि सेंटर है, फिर स्टेट होता है, फिर रीजनल जो स्थानीय स्वशासन, जिसमें कि नगर पालिका और पंचायत आते हैं, इसमें जो है हमारा पूरा का पूरा जो है पावर बटा हुआ है, ठीक। और हमारे यहाँ द्वैत पद्धति है, मतलब कि संविधान द्वारा राज्य और केंद्र को अपने क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से जो है शासन करने की पूरी क्या है, छूट है, ठीक है। मतलब राज्य अपने कानून लागू करता है, जैसे सीएम यहाँ पे होता है, और सेंटर में जो है कौन करता है, पीएम करता है। फिर अपना जब यूनियन टेरिटरी में जाइए तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करता है, ये सारी चीज़ें, ठीक। शक्तियों का विभाजन देखें तो शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची के आधार पर जो है केंद्र और राज्य से संबंधित है, ठीक है। अब शक्तियों का विभाजन जो हमने ऊपर पढ़ा था, अभी तीनों लिस्ट कौन कौन सी, संघ सूची, समवर्ती सूची और स्टेट जो कि राज्य सूची। तो पहले इसमें जो था कहीं कहीं 100 भी लिखा है, कहीं कहीं 97 है, तो 97 विषय थे, अभी क्या है 98 हैं। और ऐसे ही स्टेट लिस्ट में पहले जो है 66 थे, 66 थे, अभी कितने इसमें विषय हैं, इसमें सब्जेक्ट कितने हैं अभी 59, और कॉन्करेंट में पहले 47 थे, तो अभी कितने हैं 52, ठीक है। ये नहीं पूछता है कि मतलब देखिए, इसीलिए बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लीज़ आप देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के पढ़ने से जैसे रहता है हम फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और क्या है इसमें फेडरल सिस्टम की खासियत कि संविधान सर्वोच्च है, मतलब कुछ भी हुआ तो संविधान को देखकर ही हम चीज़ें सॉल्व करेंगे। अगर देश में कोई भी चीज़ होती है तो पहले हम देखते हैं संविधान में क्या रूल बुक में लिखा हुआ है, कैसे हमें इस सिचुएशन से संभलना चाहिए, तो वो चीज़ संविधान सर्वोच्च है इस मामले में, ठीक है। हमारा संविधान कठोर भी है, मतलब इतना आसान नहीं है कि आप फटाक से कुछ भी करके इसमें अमेंडमेंट कर दीजिए, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति, इस टाइप से, ठीक है। फिर जुडिशियल रिव्यू, स्वतंत्र न्यायपालिका, मतलब कि आप जो सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट किसी भी सरकार के अंतर्गत नहीं आती है, उसको कोई भी दबा नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द पावर और सबसे हाईएस्ट पावर है, ये संविधान ने इसको ये पूरी छूट दी है, ठीक है। और वो किसी भी चीज़ में न्यायिक समीक्षा कर सकता है, किसी भी चीज़ को जो है न्यायिक स्तर पे जांच कर सकता है, ठीक है। वैसे ही द्विसदनीयता हमारे फेडरल सिस्टम की खासियत, मतलब वही लोकसभा फिर राज्यसभा, ठीक। तो यहाँ हमने फेडरल सिस्टम पढ़ लिया। अब हम आते हैं संघ और इसके क्षेत्र।
तो संघ और इसके क्षेत्र में जो है अभी हम देखते हैं हमारे इंडिया में जो है प्रेजेंट टाइम में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक, और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं इसमें से पढ़ाती हूँ। देखिए, जो 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें 1956 में, उसमें जो है राज्य जो है 2 भाग यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बट गया था। ठीक है, वैसे तो पहले सेंटर और स्टेट हुआ करता था, अब स्टेट भी 2 भाग में हो गया, एक स्टेट रहेगा और एक यूनियन टेरिटरी रहेगा। ठीक है, यूनियन टेरिटरी पे शासन कौन करता है? राष्ट्रपति शासन करता है यूनियन टेरिटरी पे, और स्टेट में कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, उसी तरह से जो राज्य में जो पहला जो है जिस तरह से क्या हो रहा था 1953 के समय में, ठीक है, 1953 में जब फजल अली आयोग जो गठित हुआ था, उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग ये लाया गया था। लोगों ने बहुत सारा मतलब बहुत कुछ आंदोलन वगैरह हुए थे कि भाषा के आधार पे जो है राज्य का गठन किया जाए। तो जो है इसी आधार पर गठन हुआ था किसका? आंध्र प्रदेश का। तो पूछता है कि भाषा के आधार पर गठित सर्वप्रथम राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। कब गठित हुआ था? 1953 में हुआ था। ठीक है, और इस चैप्टर से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो कि 2019 में अभी हाल ही में नए यूनियन टेरिटरी बने हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो हमने 8 यूनियन टेरिटरी पढ़ा है वो कौन कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, दिल्ली है, पुदुचेरी है, दमन दीव दादर नगर हवेली को ऐड कर दिया गया है, पहले ये 2 हुआ करते थे, अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है और लक्षद्वीप। तो ये हमारे टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हैं। इन पे शासन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, या फिर राष्ट्रपति किसी को हायर कर देता है कि आप यहाँ के क्या हैं, जो है शासक हैं। ठीक, यूनियन टेरिटरी के बारे में कहाँ पे मेंशन है? तो भाग 8 में, पार्ट 8 में 229 से 242 में मेंशन है। आर्टिकल 239 टू 242 में इसके बारे में मेंशन है, यूनियन टेरिटरी के बारे में। ठीक है, जो अभी 2019 में हुआ था जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन आयोग जो आया था कि जम्मू कश्मीर में जो 370 की धारा है उसको हटा दिया जाए। ये चीज़ें क्या हैं? 370 क्या है, आर्टिकल 35A क्या है? देखिए, पार्ट 21 जो भाग 21 था उसके तहत और आर्टिकल 370 के अंदर जो है जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल राज्य का दर्जा मिला है। ठीक है, स्पेशल राज्य का दर्जा मिला था उस वक्त। ठीक है, और वहाँ पे जो है इस धारा के अंतर्गत ये था कि इंडिया सरकार जो है वहाँ पे ना ही राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है, ठीक, ना ही वित्तीय शासन लागू कर सकती है, ना ही वहाँ पे इंडिया का कोई बंदा भारतीय वहाँ पे ज़मीन खरीद सकता है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे लागू थी इसी आर्टिकल 370 के तहत। तो 2019 में 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में बिल पारित होता है। किस लिए? कि जम्मू कश्मीर को दोबारा से जो है 370 से क्या किया जाए? हटा दिया जाए। हटाया नहीं गया है 370 को, ये याद रखिएगा, केवल 370 में मॉडिफिकेशन किया गया है, जिसके तहत अब क्या हो, इंडिया वाले भी जाके, मतलब इंडिया का ही वो है पार्ट, तो इंडियंस भी जाके उसमें क्या करें, ज़मीन खरीद सकते हैं और भी जितनी भी सुविधा मुहैया है इंडिया के और राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे लागू हो सके। तो 370 पूरी तरह से हटाया नहीं गया, केवल यहाँ पे इसमें क्या किया गया है? मॉडिफिकेशन किया गया है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये हमने 370 देख लिया। अब जो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन जो एक्ट आया था 2019 में, ये पूरी तरह से जो है पारित हुआ। उसके बाद से यहाँ पे लैंग्वेज बिल भी पारित किया गया। ठीक है, भाषाई अधिनियम जो पारित किया गया 26 सितंबर 2020 को, 26 सितंबर 2020 को। इसके तहत अब यहाँ पे 5 लैंग्वेज की जो है मान्यता मिल गई है। वो 5 लैंग्वेज कौन सी हैं? डोगरी है, कश्मीरी है, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू। ठीक है, ये 5 लैंग्वेज को यहाँ पे मान्यता मिल गई है। ठीक है, और जो स्टेट के नाम पहले हुआ करते थे उसके नाम में भी परिवर्तन किया गया है इसमें। ठीक है, तो पहले जो है यूपी का नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था, 1950 में इसका नाम यूपी कर दिया गया, उत्तर प्रदेश। और मद्रास का नाम जो है, तमिलनाडु का नाम पहले मद्रास हुआ करता था, जो कि 1969 में तमिलनाडु कर दिया गया। उसी तरह मैसूर को कर्नाटक कर दिया गया 1973 में, उत्तरांचल को उत्तराखंड कर दिया गया 2006 में, और उड़ीसा को ओडिशा कर दिया गया 2011 में। छोटा सा बस बता देती हूँ कि क्या है थोड़ा सा संघ वाला।
देखिए संघ जो है भारत संघ राज्यों का संघ है, ये चीज़ आर्टिकल 1 से 4 में मेंशन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत का राज्य 3 भागों में डिवाइड है। एक तो भारत का खुद का क्षेत्र, दूसरा यूनियन टेरिटरी, और तीसरा कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ भारत कभी भी कब्जा कर सकता है यदि वो उसको जीत लेता है या फिर किसी भी माध्यम से। ठीक है, ये चीज़ है। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि भारत के संसद को ये शक्ति है कि वो नए राज्य को भारत में शामिल कर सकता है, जैसे अंडमान निकोबार और भी बहुत सारे राज्य जो है शामिल किए गए हैं, और नए राज्य को गठन भी कर सकता है आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है, और आर्टिकल 3 के तहत संसद को ये शक्ति है कि वो किसी राज्य का नाम चेंज कर सकती है, उसकी बाउंड्री चेंज कर सकती है, 2 राज्यों को मिला के एक ही राज्य बना सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 3 के तहत कर सकती है। ठीक है, और आर्टिकल 4 कहती है कि जो आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत जो भी बदलाव हैं उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। वो कोई इतने भी बड़े बदलाव नहीं है कि उसके लिए संविधान का संशोधन किया जाए। ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में बता दिया, बट इससे क्वेश्चन वगैरह इतने ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। अभी हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट जो है पार्ट 5 में दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 124 से 147 के बीच में इसमें चीज़ें दी हुई हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है कब से शुरू होता है, कब इसका उद्भव मान सकते हैं, तो आर्टिकल 124 के तहत 28 जनवरी 1950 में जो है सर्वोच्च न्यायालय बना था, एक तरह से लागू हुआ था। ठीक है, तो कोई भी जज, कोई भी न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनता है तो उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो पहली बात, सर्वप्रथम योग्यता, वो भारत का नागरिक हो, किसी हाई कोर्ट में वो कम से कम 5 साल तक जज रहा हो, ठीक है, न्यायाधीश रहा हो, या फिर किसी हाई कोर्ट या फिर और किसी न्यायालय में 10 साल लगातार वकील रहा हो, या फिर राष्ट्रपति के नज़र में वो एक तरह से राष्ट्रपति के विचार में एक ज्यूरिडिस्ट हो। ठीक है, बहुत ही सम्मानित ज्यूरिडिस्ट हो, तो वो क्या कर सकता है, न्यायाधीश के लिए योग्य हो सकता है। ठीक है, न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कैसे करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों में जो सबसे एजेड, जो सबसे वरिष्ठ जज होते हैं उनको जो है क्या किया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, इनका पद, इनका काल जो कितने साल का रहता है, तो साल नहीं मेंशन है, 65 वर्ष की उम्र तक ये जो है जज रह सकते हैं। ठीक है, और इनकी अवधि संसद चाहे तो मतलब चेंज कर सकती है, संसद को ये अधिकार है। ठीक है, ये अपना रिजाइन किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। ठीक है, और संसद के कहने से जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को महाभियोग प्रोसेस के थ्रू हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को जो हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, महाभियोग कहते हैं। ठीक है, ये कब होता है, जब संसद ऐसा कहती है राष्ट्रपति को कि आप महोदय, राष्ट्रपति महोदय ऐसा करें, तब ये होता है। ठीक, और किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। इनके पावर बहुत सारे होते हैं, हमें जो खास पढ़ना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो जो है मूल क्षेत्राधिकार न्याय, अपीली सलाहकार, ये सारी चीज़ें हैं। पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के जज से, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आर्टिकल 32 इसके तहत किसी भी बंदे का अगर फंडामेंटल राइट हनन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। ये दोनों फैक्ट सुप्रीम कोर्ट चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाई कोर्ट जो है पार्ट 6 में है, भाग 6 में है, और 214 से लेके 231 यानी 214 से 231 तक जो है इस आर्टिकल में इसके बारे में मेंशन है। ठीक है, तो हाई कोर्ट जो है स्टार्टिंग कब से हुई थी, हाई कोर्ट कब से बनने शुरू हुए थे, तो 1950 के बाद से जो है अब जो प्रांत का उच्च न्यायालय होता था, क्योंकि देखिए स्वतंत्रता से पहले अंग्रेज जो शासन चलाते थे वो इसी माध्यम से चलाते थे, तो प्रांत का जो उच्च न्यायालय होता था वो अब क्या हो गया, अब उसी जो स्टेट का वो उच्च न्यायालय था वो हाई कोर्ट बन गया। ठीक है,
उस राज्य का हाई कोर्ट बन गया। जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 का, उसमें एक नया प्रावधान लाया गया कि एक हाई कोर्ट, ठीक है, वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए यूज किया जा सकता है। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान किस आर्टिकल में है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में है, तो 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1956 में है। अभी इंडिया में टोटल कितने हाई कोर्ट है, तो वो 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, अभी इस किसी हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? पहला तो भारत का नागरिक हो, ठीक है, ये और नहीं होगा, भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसे जो है जुडिशियल फील्ड में कम से कम 10 साल का अनुभव हो। तीसरा, वो जुडिशियल फील्ड में लगातार 10 साल तक अधिवक्ता एडवोकेट रहा हो। ठीक है, ये उसकी एलिजिबिलिटी है। कितने साल तक रह सकता है? 62 साल तक, 62 वर्ष, अपनी उम्र का 62 वर्ष की उम्र तक वो रह सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में कितना था? उसमें 65 था। ठीक है, ये भी राष्ट्रपति तय करते हैं इनकी एज। ठीक है, इनके जो कार्यकाल है वो कौन तय करता है? तो राष्ट्रपति तय करता है। ठीक है, राष्ट्रपति को ये त्यागपत्र दे सकता है, बट एक खास बात कि इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, पर ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ये थोड़ा याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, संसद के सिफारिश से राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति जो है इनको हटा सकता है। वो भी कैसे हटाएगा? विशेष बहुमत से। मतलब अच्छा खासा प्रोसेस होता है कि 2/3, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, बट हाँ, विशेष बहुमत से उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, हाईकोर्ट जो उच्च न्यायालय है उसमें जो जज बनता है उसको शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं और नियुक्त भी वही करते हैं। उनके द्वारा जैसे कि शपथ वो दिलाते हैं, या फिर अगर वो नहीं है तो उनके द्वारा नियुक्त कोई जो भी अधिकारी है वो उनको शपथ दिलाता है। हाईकोर्ट के पावर में एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो आपको याद रखनी है, 226 आर्टिकल 226। इसमें क्या है? किसी इंसान की अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास जाता है। किस आर्टिकल के तहत? 226 के तहत। जैसे वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता था आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास जाता था। ठीक है, उसी तरह से 226 के तहत जो है वो हाई कोर्ट के पास जाता है। एक और ख़ास बात कि 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट को लेकर के रीट जारी करता है, बट जो हाई कोर्ट होता है वो फंडामेंटल राइट और भी बहुत सारी याचिकाओं के लिए जो है जो क्या है रीट जारी कर सकता है। ठीक, अब हम आ जाते हैं पंचायती राज में। जो स्थानीय स्वशासन की बात है, मतलब कि स्टेट के बाद वाली चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें बचती हैं, जैसे कि नगर निगम, म्यूनसिपालिटी और पंचायती राज। तो लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले जो स्थानीय स्वशासन की बात की थी, इसलिए इनको स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। ठीक है, अब हम पंचायती राज के बारे में देख लेते हैं। पंचायती राज जो था इसकी बात जो है 1957 में बलवंत राय मेहता ने की थी। ठीक है, उन्होंने बोला था कि गांव में जो है 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। 3 टायर सिस्टम मतलब क्या होना चाहिए कि सबसे पहले गांव, सबसे छोटी कड़ी गांव हो, उसके ऊपर माध्यमिक स्तर का, ठीक है, उसके ऊपर क्या हो? जिला स्तर पे हो। ठीक है, ग्राम स्तर पे पंचायत होगा, माध्यमिक स्तर पे पंचायत समिति होगी और जिला स्तर पे जिला परिषद होगा। ये चीज़ें जो है 3 टायर सिस्टम जो है अशोक मेहता ने लाई थी। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि अशोक मेहता जो है किससे संबंधित है? तो पंचायत से संबंधित है। कब इनका जो है ये सब आया था, बिल आया था, या फिर इनकी जो भी इनके सुझाव हैं, जो भी इनकी कमेटी बैठी थी, तो वो कब आई थी? 1957 में आई थी। ठीक है, फिर अशोक मेहता 2 टायर सिस्टम की बात करते हैं। ये नहीं पूछा है कहीं पर भी, मैं सही से बता देती हूँ, ये कहीं पर भी नहीं पूछा, बस ये पूछा है कि ये किससे संबंधित है। ठीक है, और सन। तो बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता कब आए थे? 1977, और जीवीके राव कमेटी आई थी 1985 में, LM सिंघवी आई थी 1986 में, थुंगन समिति आई थी 1988 में, और सबसे लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट नरसिम्हन राव की, PV नरसिम्हा की कमेटी जो आई थी 1991 में। और इसके बाद ही हमारा पंचायत जो है उभर के आता है और संविधान में शामिल होता है। तो 73rd अमेंडमेंट जो होता है 1992 का, ठीक है, 73वां अमेंडमेंट 1992 का जो होता है, उसी के थ्रू पंचायत जो है संविधान में शामिल होता है। इसमें ये जो है 11वीं सूची में आता है, 11वीं शेड्यूल में आता है, 11वीं अनुसूची में। इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 29 सब्जेक्ट हैं,
और ये किस आर्टिकल में है, तो 243 से लेकर के 243G तक, ABC करके इस तरह से, ठीक है। और इसकी बात, पंचायत की बात जो है DPSP में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में गांधी जी ने भी कही थी कि पंचायत का गठन होना चाहिए, आर्टिकल 40 में कहा था। ये पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। और पंचायत में जो है SC ST के मेंबर को जो है क्या होता है, सीटों पर आरक्षण मिलता है, अध्यक्ष की सीटों पर भी आरक्षण मिलता है। और महिलाओं को जो है 1/3 सीटों पर आरक्षण मिलता है, बोथ आपका जो सदस्य वाला सीट है और अध्यक्ष वाला सीट, दोनों पे, ठीक है। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो उसके बाद 6 महीने के अंदर उसका दोबारा से चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है। पंचायत के स्तर हमने देख लिए। अब हम देखते हैं, हाँ, पंचायत में एक और छोटा सा पार्ट है कि ये जो है पार्ट 9 में, ये मैंने ऊपर बताया नहीं, पार्ट 9 में है, ये भाग 9 में है। और 1996 में सरकार जो है मॉडिफिकेशन करती है और कहती है कि हम ट्राइबल एरिया में भी अब धीरे धीरे पंचायती सिस्टम को ले जाएंगे। तो इसको पेशा अधिनियम बोला जाता है। पूछ सकता है पेशा अधिनियम किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। और क्या है इसके अंदर, तो है पंचायती प्रावधान को ट्राइब एरिया में, ठीक है, ट्राइबल जिले जो इस तरह से आदिवासी जनजाति जो जिले हैं वहाँ पर ले जाने की बात जो है पेशा अधिनियम में किया जाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नगर पालिका में। तो 73वें अमेंडमेंट जो है पंचायती राज को लाता है। और 74वां अमेंडमेंट जो होता है 1992 में ही, ये नगर पालिका को लेके आता है, ठीक है। और इसका जो आर्टिकल है 243P से लेकर के ZG तक, ठीक है, ZG तक इसके बारे में मेंशन है, ठीक। और इसमें कैसे सिस्टम है, तो पहले नगर पंचायत है, नगर निगम है, फिर नगर परिषद है, ठीक। इस तरह से 3 टायर सिस्टम है। और ये जो है आपका 9th A, हाँ 9th A शेड्यूल में है, ठीक है। 9th A पार्ट में है। जैसे 9th पार्ट में क्या है, पंचायत है, और 9th A पार्ट में जो है नगर निगम है, ठीक है। और पंचायत जो है 11वीं अनुसूची में है, 11वीं शेड्यूल में। और नगर पालिका जो है 12वीं शेड्यूल में है, 12वीं अनुसूची में। इसमें 29 सब्जेक्ट हैं और इसमें 18 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। कार्यकाल दोनों का सेम है, 5 साल का। हाँ, इसमें जो है महिलाओं को जो सीट है 1/3 सीट इसमें भी आरक्षण है, पर हाँ केवल सदस्यता के लिए, अध्यक्ष के पद पे कोई भी आरक्षण नहीं है, ठीक। अब हम थोड़ा जिला प्रशासन की बात कर लेते हैं। जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट की जब बात करते हैं तो उसमें सबसे सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो DM होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं, ठीक। उसके नीचे आता है SDM, फिर तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार होता है, कानूनगो होता है, फिर लेखपाल होता है, जिसके लिए हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक। तो जिला प्रशासन की बात किसने की थी, नागरिक प्रशासन की बात किसने की थी, तो नागरिक प्रशासन की जो बात है वॉरेन हेस्टिंग ने की थी सबसे पहले 1772 में। इसी के बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो नागरिक प्रशासन की बात किसने की थी, वॉरेन हेस्टिंग ने की थी, ठीक है। अब हम देखते हैं DM क्या करता है। DM क्या करता है, वो जितने भी जिला लेवल पे, हाँ तहसील लेवल पे जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को गवर्न करता है, वो चल रहे सारे कार्यों का नियंत्रण करता है, ठीक है। और इसके हेल्प के लिए, DM के हेल्प के लिए और भी बहुत सारे अधिकारी नियुक्त होते हैं, जिनकी सहायता से वो क्या करता है, शासन करता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही देखेंगे। इनका कार्य क्या होता है, कार्य संचालन करते हैं, मतलब वही जितने भी प्रशासनिक काम होते हैं, टीके करवाना, ये सारी चीज़ें, गांव लेवल पर जितने काम होते हैं, ब्लॉक में, माध्यमिक स्तर पे, ठीक है, वो सारी चीज़ें। फिर भूमि संबंधी कार्य जो होते हैं, टैक्स लगाना, अनुदान देना, ठीक है, कहीं बाढ़ आ गया, अकाल आ गया, वहाँ पे अनुदान देना, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। जब किसी जगह पे बाढ़ आती है, वहाँ पे कोई अनुदान वगैरह दिया जाता है, तो उस जिले के DM के अंतर्गत ही सारे कार्य होते हैं, ठीक है। जिला प्रशासन में कुछ इंपॉर्टेंट पद देख लेते हैं। जैसे BSA होता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो ये क्या करता है, जिले का जो PRT होता है, प्राइमरी स्कूल जो होता है, फिर जितने भी माध्यमिक स्कूल होते हैं, उच्च प्राथमिक मतलब 6 to 8 वाले, उन सबको देखता है। फिर जो हमारा CDO होता है, ये जो होता है चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है, ये जो हाई स्कूल तक के मतलब 10th तक के स्कूल को देखता है, ठीक। और CMO जो होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होता है, ये सारे हाइजीन, वैक्सीनेशन, मतलब जगह जगह टीके लगे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखता है। फिर उसी तरह पुलिस में हम क्या देखते हैं कि सब इंस्पेक्टर होता है, पोस्ट होता है इसमें। उसके बाद इसमें सबसे नीचे फिर कांस्टेबल होते हैं, फिर गार्ड होते हैं, ये सारी चीज़ें। जेल होता है उसमें, फिर जेलर उसमें। तो ये सारे कुछ पद हैं जो कि जिला प्रशासन में हमको
देखने को मिलते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसी तरह से लेखपाल है, राजस्व भी जो होता है ये जो है विलेज लेवल पे होता है, ग्राम स्तर पे होता है, जो राजस्व का काम करते हैं ये लोग। ठीक है, तो यहाँ हमने टोटल कंप्लीट कर लिया। और एक चीज़ मैंने इसमें भूल कर दी है कि मैंने इसमें फंडामेंटल ड्यूटी नहीं कंप्लीट की है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। फंडामेंटल ड्यूटी जो है स्वर्ण सिंह समिति के बाद जो है इन्हीं के जो है कहने पे, स्वर्ण सिंह समिति के कहने पे जो है फंडामेंटल ड्यूटी को ले आया गया था। 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसी के थ्रू जो है फंडामेंटल ड्यूटी को लाया गया था। फंडामेंटल ड्यूटी जो है कहाँ पे मेंशन है, तो जैसे भाग 4 में जो है डीपीएसपी है, ठीक है, उसी तरह से भाग 4A में, ठीक, भाग 4A में जो है फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में है। और कितने आर्टिकल हैं इसमें, तो केवल 51A, इसी में जो है फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन्ड है। ठीक है, और मूल कर्तव्य में जैसे फंडामेंटल ड्यूटी में लास्ट में अमेंडमेंट के थ्रू जो है एक और आर्टिकल जोड़ा गया था। ठीक है, 11वां वाला जो आर्टिकल था ये आपका 51 क में जो है 51 क मतलब कह सकते हैं 51A, ठीक है, इसके तहत जोड़ा गया था। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, तो जो 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002, जिसके तहत जो है 14 वर्ष तक के बच्चे अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करेंगे, ये वाली बात हुई थी डीपीएसपी में। अनुच्छेद 45 जोड़ा गया था, उसी के तहत जो है इसी अमेंडमेंट के थ्रू जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी में एक 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया है। ठीक है, तो हमारे टोटल मूल कर्तव्य होते हैं, जिसमें वही है कि संविधान का पालन करना चाहिए, राष्ट्रध्वज का आदर करना चाहिए, फिर हमें आंदोलन से प्रेरणा लेनी चाहिए, भारत की एकता अखंडता का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ों की बात की गई है। तो यस, यहाँ पर हमने पूरी पॉलिटी कंप्लीट कर ली है। एक और वीडियो मैं लेके आऊँगी जिसमें मैं इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं उनके बारे में मेंशन करूँगी। शायद 5 से 6 मिनट में वो चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। आपके पास टाइम भी वैसे बहुत कम है, तो टाइम का ध्यान रखते हुए मैंने वीडियो को एज पॉसिबल मैंने छोटा रखने की कोशिश की है। तो यस, पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो ले आऊँगी, और हिस्ट्री के लिए मैं मैराथन जो है क्वेश्चन फॉर्म में लेके आऊँगी। कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन हम करेंगे, जिससे कि हमारी सारी तैयारी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।